Okay, so let's begin with chapter 1, nature and significance of management. तो अगर हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, चूंकि आपने मैनेजमेंट पूरा का पूरा पढ़ लिया है तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि इफ वी हैव टू स्टार्ट विथ मैनेजमेंट अगर स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक फंक्शंस हमारे आते हैं, ठीक है, जिससे जाके हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट ओवरऑल कंप्लीट होता है। तो वो क्या फंक्शंस थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस जब हम परफॉर्म करेंगे तब जाके कहीं हमारा क्या होगा, मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। इसमें से कोई भी फंक्शन अगर हम मिस आउट करते हैं या हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये शुरू से लेके अंत तक के सारे फंक्शंस में आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए ये काम कर रहे हैं। जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के गोल्स को हम अचीव करने के लिए ये कर रहे होते हैं कि हमारा गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हमें अचीव हो जाए। अब इसमें आते हैं, द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, विच आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। नाउ ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपका अचीव होना चाहिए। नाउ कमिंग टू effectiveness and efficiency. What do you mean by effectiveness and what do you mean by efficiency? Effectiveness की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे effectiveness stands for what? Completion of your work on time. हमने effectiveness का वो बताया था कि वो T जो आता है वो किस लिए आता है कि आपका टारगेट, आपका टाइम के लिए, वो आपका जो भी काम है वो टाइमली बेसिस पे कंप्लीट होना चाहिए। टाइमली बेसिस पे कंप्लीट नहीं होगा तो दिक्कत है। फिर आते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉस्ट आपकी बेयर मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपके रिसोर्सेज का होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जब वेस्टेज नहीं होगी तो ही आप क्या कर पाएंगे, कॉस्ट को पूरा ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर एक करेक्टनेस भी था, ठीक है, यानी वेस्टेज हमें मिनिमम, हमें यह याद रखना है कि कॉस्ट अगर हमें मिनिमम करनी है तो हमारे वेस्टेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट, दिस इंक्लूड्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद नो वेस्टेजेस। अब आते हैं डिफरेंस पे, तो यहाँ पे डिफरेंस में अगर मीनिंग देखें तो कंप्लीशन ऑफ टास्क नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज, टाइम पे होना चाहिए। इसको टाइम से कंसल्टेंस है, ठीक है। इफेक्टिवनेस जब भी काम करेगी तो किस में हम कहेंगे, इफेक्टिवनेस हमारे काम में थी तो हम, यानी हमारा काम किस में कंप्लीट हो गया, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव टाइम क्या लगा क्या नहीं लगा, मेरी कॉस्ट बेयर मिनिमम आई है। टू अचीव द रिजल्ट ऑन टाइम, यहाँ पे अगर हम कहें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे अगर मेन कंसिडरेशन एक का टाइम होता है, दूसरे का क्या होता है, कॉस्ट। अब रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे आते हैं। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन हम बोलते थे, ठीक है। हम क्या बोलते थे, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। वो इसलिए हम बोलते थे क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक अगर टाइम पे काम हो गया पर कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई है तो भी कोई मतलब का काम हमारा है नहीं। फिर अगर हमारी कॉस्ट बेयर मिनिमम आई है, हाँ, पर टाइम बहुत ज्यादा हमने लगा दिया है तो भी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो दोनों ही हमें एक बैलेंस बनाना होगा और हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही बैलेंस बना के अचीव करना होता है, जो भी गोल्स अचीव करने हैं वो करना होगा। Now coming to characteristics and features of management. Management is a goal oriented process. हम मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करने हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाउ मैनेजमेंट नेक्स्ट वन इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी हर लेवल पे, हर डायमेंशन में, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, टॉप, मिडिल, लोअर, मतलब किसी भी डायमेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर जगह वो क्या है, मैनेजमेंट है ही है। मैनेजमेंट को एक्सक्लूड कर दे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगी। नाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल में हमने तीन चीज देखी थी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क देखा था, मैनेजमेंट ऑफ पीपल देखा था और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन देखा था। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्क हैं,
किस किस तरीके के डिपार्टमेंट्स हमें चाहिए, ये क्या क्या काम है उसको हम प्रॉपरली अलोकेट करते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर रहे होते हैं। यानी हम उसी हिसाब से लोगों को उन वर्क्स के लिए पहले आइडेंटिफाई करते हैं, काम उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं कि इस काम के लिए हमें कौन से लोग चाहिए। फिर आता है आपका ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं कि पूरा साइकिल, यानी प्रोडक्शन साइकिल है या कोई भी आपका साइकिल है तो वो किस तरीके से परफॉर्म होने वाला है, तो वो हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी नेवर एंडिंग है। ऑर्गेनाइजेशन शुरू से जब तक ऊपर नहीं चली जाती, यानी उसका वाइंडिंग अप प्रोसेस नहीं हो जाता है, तब तक भी हमें क्या करना होगा, मैनेजमेंट करना ही होगा। हम कभी भी इसको ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इग्नोर कर दिया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ऐसा फ्लरिशिंग है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नाउ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये क्यों कहा गया, ये इसलिए आपको कहा गया क्योंकि हम एक सिंगल पर्सन को ऑब्वियसली मैनेजमेंट नहीं कर सकते और एक सिंगल पर्सन से हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला भी नहीं सकते। एक ग्रुप आता है तभी हम कह रहे हैं कि हाँ एक ग्रुप आता है तो हम कह रहे हैं इनका हमें मैनेजमेंट करना है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी कभी भी नहीं है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायनामिक? चेंज है ना, और चेंजेस कहाँ पे आते हैं, एनवायरमेंट में। तो मैनेजमेंट डायनामिक क्यों है, क्योंकि फास्ट चेंजेस, जो फास्ट चेंजेस आपके एनवायरमेंट में आ रहे हैं उसके हिसाब से मैनेजमेंट को भी अपने फंक्शंस में इवोल्यूशन लाना पड़ता है, उसके हिसाब से अपने अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं। नाउ कमिंग टू इंटैंजिबल। इंटैंजिबल यानी हमें दिखाई नहीं देगा, बट अगर वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है उसको हम एट द एंड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, जो आपका ऑप्टिमम रिजल्ट आ रहा है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये कितना प्रॉपर हुआ था या कितना प्रॉपर नहीं हुआ था। नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल एंड थर्ड इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सबसे पहले सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनिशियल स्टेज में वो किस लिए फाइट कर रहा होता है, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा होता है। सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो सर्वाइवल हम तब कहते हैं जब आपकी कॉस्ट आपको मीटअप हो रही है ना। अगर आप अपनी कॉस्ट निकाल ले रहे हो, मतलब यू आर एट द सर्वाइविंग स्टेज, कॉस्ट भी आपकी नहीं निकल पा रही है तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, यू कैन नॉट गो फर्दर। कॉस्ट निकलनी चाहिए, दैट इज योर सर्वाइविंग स्टेज, यानी इनिशियल स्टेज में यू सर्वाइव, आप अपनी कॉस्ट निकालते हो। फिर आते ही आपकी प्रॉफिटिंग स्टेज, यानी अब क्या कर रहे हो, आप सर्वाइवल से थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, कॉस्ट अब आपकी निकल गई, अब आप किसके लिए फाइट ऑन कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। देन यू मूव टुवर्ड्स दी ग्रोथ। तो ये अगर हम कहें प्रॉपर स्टेजेस हैं, धीरे धीरे जैसे ही मेरा बिजनेस स्टैब्लिश होकर आगे फ्लरिश होने लगता है तो पहले हम सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे होते हैं, देन प्रॉफिट के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए। अगर फ्यूचर में हमारी ग्रोथ नहीं है दैट मीन हमें ये बिजनेस करना नहीं है। नाउ कमिंग टू सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर बिजनेस किया जा रहा है, आपका कोई भी बिजनेस है तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू हैव टू सर्व द सोसाइटी, है ना। सोशल ऑब्जेक्ट में अगर ओवरऑल का है, यू हैव टू सर्व द सोसाइटी। अब सर्विंग हम कैसे कर सकते हैं? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, चीपेस्ट रेट एट द ना चीपेस्ट रेट इन बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड करके। तो जो भी चीजें आ रही है आपकी, वो सारी आपको सोसाइटी को अवेयर रख के, सोसाइटी को अपने ध्यान में रख के आप क्या कर रहे हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट आएगा। तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, कस्टमर, क्योंकि अगर हम कहें तो अभी हमारा जो मार्केट है वो कस्टमर सेंट्रिक है। तो यानी अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव को फोकस पे रखेंगे तभी जाके हमारा क्या करेगा, बिजनेस फ्लरिश कर पाएगा। तो अब इसमें आ गया बहुत सारा चीज आ गया, सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपकी आ गई, ये हम कहेंगे कि सोसाइटियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, ठीक है। अब उनके ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे होंगे,
कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल जाए, पर्सनल ग्रोथ मिल जाए, पीयर रिकॉग्निशन मिल जाए, सोशल रिकॉग्निशन मिल जाए, ये स्टाफिंग वाला जितना भी चीज है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं, वरना हम अचीव नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट नेक्स्ट वन इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर कोई भी चीज आप प्रॉपर वे में, मैनेज वे में कर रहे हैं, यानी सारे फंक्शंस को आप प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होती है? इनहैंस होती है, यानी वेस्टेजेस आपके कम होंगे, और वेस्टेजेस कम हुए यानी आपकी एफिशिएंसी इनहैंस हुई है, यानी कॉस्ट आपकी कम लगी है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी हम रेडी हो जाते हैं, अगर हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है तो उसमें कोई भी चेंजेस आएंगे तो हम इजीली क्या कर लेते हैं, उसे अडेप्ट करके उसके हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड डाउन करके हम चेंजेस को फॉलो करके आगे अपना काम कर सकते हैं। बट हम ऑलरेडी जो था उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो चेंजेस आएंगे तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड कभी हो सकते हैं? हम नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर है तो एक और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, यानी अभी कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस आए, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कुछ भी ऐसा चेंज आया जिसका हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करके इस पे काम कर सकते हैं। नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी मैनेजमेंट क्या कर रहा है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने में हेल्प कर रहा है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम ऊपर वाले में देखें तो हमारे क्या थे? कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए, ग्रोथ मिलना चाहिए, पीयर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो ये सारे अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तो हमारा कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा ही। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रहेंगे, और प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो जाएंगे। अगर हम पर्सनल वाला देखें तो सीधे सीधे स्टाफिंग से रिलेटेड है, स्टाफिंग में आपका पूरा हो ही जाता था, तो वो आपका जैसे ही आप मैनेजमेंट के फंक्शंस फॉलो करोगे या अपने आप पूरा हो जाएगा। नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो सोशल ऑब्जेक्टिव पे वापस चले जाओ कि हम अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम पे देंगे, हम है ना एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हम अगर है ना स्कूल कॉलेजेस और इन सब के लिए भी हम है ना अपने एम्प्लॉयज के लिए भी करेंगे और सोसाइटी के लिए भी करेंगे, स्कूल कॉलेजेस या जैसा भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो, हम वो करेंगे। तो वो करेंगे तो अपने आप सोसाइटी क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। नाउ कमिंग टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें अगर बेसिक फीचर में जाएं तो बेसिक फीचर क्या था? थियोरेटिकल नॉलेज। तो किसी भी सब्जेक्ट की होती है थियोरेटिकल नॉलेज, तो वो हम कहेंगे कि हाँ उसे हमें पढ़ना पड़ता है, उसे हमें समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आते हैं इन अगर हम कहें तो यहाँ पे ये क्या है? अगर हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? अक्वायर करते हैं थियोरेटिकल नॉलेज। अब मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं? आपके जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, यू अक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज फ्रॉम देयर, है ना? आप वहां पे क्या कर रहे हो? थियोरेटिकल नॉलेज आप अक्वायर कर रहे हो, और उसके हिसाब से क्या कर रहे हो? आप आगे परफॉर्म उसे कितना यूटिलाइज करते हैं डिपेंड्स अपॉन यू, बट यू अक्वायर दैट थियोरेटिकल नॉलेज। नाउ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थियोरेटिकल नॉलेज आर्ट से ही कहता है कि यू हैव टेकन, वो सब बच्चे एक तरीके से लेते हैं, पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाता है। आर्ट से यही है ना? एक सिंगर को अगर वो सुर ताल जो भी है वो उसके हिसाब से सिखाया गया, बट वो अप्लाई कैसे करता है? अब आप इतने ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, पढ़ाया तो आपको भी साल भर गया है, अब अगर केस स्टडी दे दिया जाए तो सबका एप्लीकेशन डिफरेंट आएगा, है ना? सबके अजम्पशंस डिफरेंट आएंगे। तो वो यही है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। तो जो आपने थियोरेटिकल नॉलेज ली है उसमें आप क्या करते हो? अपनी अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी ऐड करते हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड करते हो, उसको आंसर्स में लिखते हो और उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये रहा आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। फिर वो जो आंसर्स मेरे पास आप लेके आते हो तो उसमें हम कहते हैं कि और है ना, अच्छा वो शब्द वाले और शब्द अच्छे करिए, राइटिंग स्किल्स बढ़ाइए, ये सारी चीजें अगर आप लोग को कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है
कि प्रैक्टिस आएगी तो और क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। जितना आपने एक आंसर या कोई भी चीज, ये तो अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि आंसर्स को जितने तरीके से आपने लिखा हो, जितनी केस स्टडीज आपने अटेम्प्ट की हो, उतना आपको पता होगा कि हाँ ये वर्ड्स हम ऐसे ऐसे पुट ऑन करेंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएगा। तो ये जब आर्ट्स का वर्क क्या है, क्रिएटिविटी ऐड करना, हमें जो भी हमें मिला है थ्योरेटिकल नॉलेज बेस मिला है उसमें हम क्या करेंगे, पर्सनल एप्लीकेशन डालेंगे और उसके बाद हम क्रिएटिविटी ऐड ऑन करेंगे, वो है आर्ट्स। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट एज अ साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे आप क्या कर रहे हैं, साइंस में ऑब्वियसली अगर इफ यू आर गोइंग फॉर साइंस तो प्रोफेशनलाइज्ड एजुकेशन आपकी होने वाली है, तो एक सिस्टमैटिक बॉडी होगी जहां से आप क्या कर रहे होगे, नॉलेज ले रहे होगे। तो अगर हम यहाँ पे आपके मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी सिस्टमैटिक बॉडी है, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, नॉर्म्स हैं जिसको प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है या पढ़ना है। फिर आते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस में टोटली प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है और उन पे बेस्ड होते हैं। फिर आते हैं एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबल वैलिडिटी, कौन कौन सा ऐसा फीचर है जो मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इनएग्जैक्ट साइंस बोल रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन यहां तक ठीक था, हमने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं जैसे आपके फेगोल के आए हैं, टेलर के आए हैं, तो ये प्रिंसिपल कुछ एक्सपेरिमेंटेशन उनके थे, उसके हिसाब से आपके प्रिंसिपल्स ड्रॉ आउट किए उन्हें, तो यहां तक तो साइंस का बेस हमारा ठीक चल रहा था। अब क्या चीज है जो साइंस में है बट हमारे मैनेजमेंट में नहीं है, नाउ absence of universal validity, absence of universal validity यानी हर जगह हम एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते। साइंस के प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी जो करोगे वो अब्रॉड में भी करोगे, हर जगह सेम रहेगा, बट हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम वेरी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, तो ये डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस आप इनको चेंज करते हैं। नाउ अनप्रेडिक्टेबल आउटकम, साइंस के प्रिंसिपल्स जैसा आपने है ना इनपुट दिया है, आउटपुट वो कहीं पे भी कर लो वो सेम रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, बट आपके जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका रिजल्ट आउटकम सेम आए ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अब अगर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पे आए तो यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो साइंस में भी था यहाँ पे भी, तो एज अ प्रोफेशन हम इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है, तो प्रोफेशनल बॉडी हमारे यहाँ पे है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट मे नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशन, अब इसके इतने सारे रीजंस है, क्या क्या रीजंस है। फर्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी अगर हम कोई भी प्रोफेशनल वो कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन में है तो हमें एक बॉडी होती है जिसमें हमें क्या करना है, अपने आप को एनरोल कराना है, वी हैव टू टेक डिग्री, वी हैव टू टेक सर्टिफिकेशन, देन ओनली वी विल बी वी कैन प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली है तो यू कैन एक्ट एज अ मैनेजर, अदरवाइज यू कांट, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन तो है पर हमारे यहाँ कंपल्शन नहीं है, बाकी जितने प्रोफेशंस हैं उनके यहाँ कंपल्शन है कि आप इस एसोसिएशन के मेंबर रहोगे, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन। बट मैनेजमेंट में है, एसोसिएशन है, बट देयर इज नो कंपल्शन कि आपको उसका मेंबर रहना ही रहना है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, all profession is bound by code of conduct which guides the behavior of its member, although no code of conduct is binding on managers। कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है तो उसने इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अपने मेंशन किए, पर इनके लिए क्योंकि मेंबर रहना ही मैंडेटरी नहीं है तो ऐसा कोई इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है जो उनको मैंडेट करे। नाउ सर्विस मोटिव, बाकी सारे प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, भला करेंगे, बट हमारे यहाँ क्या मोटिव है, ऐसा पैसा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा मोटो होता है। नाउ कमिंग टू
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला आपका कौन सा है? टॉप लेवल। टॉप लेवल में चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ जितने भी हैं वो सारे टॉप लेवल में आ जाएंगे। मेन फंक्शंस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, गोल्स डिफाइन करना, विजन डिफाइन करना, डिजाइन करना, वो सारा काम इनका है। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द पर्सनल वर्किंग इन द मिडिल लेवल, मिडिल लोअर जो भी जैसा भी वर्क करने वाला है तो उसकी एक डिजाइनिंग, जो हम अगर प्लानिंग के वक्त पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के वक्त हमें पूरा ना कहते हैं जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, तो वो जो लेवल्स हम डिसाइड कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो आपका कौन करेगा? टॉप करेगा। ठीक है, कि कितने डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं, किसके अंदर कितने एम्प्लॉयज होने वाले हैं, ये डिजाइनिंग पोर्शन क्या है आपका? टॉप लेवल करने वाला होता है। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, अब वो असेंबलिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन था कि हमें रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं, रिसोर्सेज चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स हम स्टाफिंग के थ्रू कर लेते हैं, बाकी सारा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू अरेंज कर लेते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर और सर्वाइवल आपका सीधे सीधे जो ऊपर से डिसीजन लिए जा रहे हैं उन पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बाकी सारे उसको क्या कर रहे हैं? जस्ट फॉलो कर रहे हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जो भी आपको प्लान्स मिले हैं, उसको क्या करना है? हमें फंक्शन आउट करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जो भी हमें बाहर से लाइजनिंग करनी है वो सारे के लिए टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। लोअर मिडिल को उतना फंक्शन होता ही नहीं है काम। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्लीकेशन, यानी ये प्लानिंग वाला आगे हम लोग कहते थे ना कोर एरियाज पे वर्क करेंगे। कोर एरियाज पे वर्क करना यही हो गया कि हम है ना बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, एक्सटर्नल चेंजेस को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे? हम फंक्शन आउट करेंगे। They are responsible for all the activities which are putting an impact on the society, यानी आपकी क्या गुडविल बन रही है, आपकी क्या इमेज ड्रॉ आउट हो रही है, उसके लिए आपका मोस्टली टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ कमिंग टू मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन कौन आएंगे? जितने भी मैनेजर नाम के थे, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंट्स के आपके सीनियर पर्सन यानी जितने भी मैनेजर्स हैं वो सारे यहाँ पे मिडिल लेवल में आ गए। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, एक हम कह सकते हैं बीच में है, मिडिल लेवल में है, तो ऊपर वालों से सुनना, नीचे वालों को वैसा करवाना। ठीक, तो एट द मिडिल है तो ऊपर वालों से अब जो भी है, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी उनने बनाई है पॉलिसी उनका इंटरप्रिटेशन करना और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देना लोअर लेवल को, ताकि वो उसके हिसाब से फंक्शन आउट कर पाए। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, पर्सनल जो डिपार्टमेंट है उनकी भी एक्टिविटीज को मैनेजर्स हैं तो उनको देखना ही होगा। फाइंडिंग आउट द रिक्रूटमेंट, अब ये जो प्रोसेस होता है आपका यानी स्टाफिंग वाला जो भी प्रोसेस होता है, हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या किए थे? अपने लेवल्स को डिसाइड किया था कि कितने कितने डिपार्टमेंट्स होने वाले, कितने कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, एक लेवल हमने ओवरऑल। फिर स्टाफिंग में हमने क्या किया था? उसके हिसाब से लोगों को बिठाया था, तो स्टाफिंग जो हम कर रहे थे वो मिडिल लेवल फंक्शन था। ठीक, फिर आते हैं कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉइज, वो हमें रिक्वायर्ड जितना रिक्वायर्ड है मैनेजर्स हैं, तो हमारा लास्ट जो फंक्शन आपका कंट्रोलिंग आता है, ताकि हमें फॉलो अप एक्शंस मिल पाए, फॉलो अप फीडबैक्स मिल पाए, जिससे कि हम करेक्टिव एक्शंस ले पाए, है ना। तो वो वाला काम भी ये लोग कर रहे होते हैं। कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, वो कोऑर्डिनेशन वाली चीज, कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन हमें चाहिए, ताकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या कर सके? कोऑर्डिनेट कर सके प्रॉपर वे में, और उसके बाद उस हिसाब से काम कर सके। नाउ कमिंग इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम बाय द टॉप लेवल, जो भी आपके प्लान्स हैं उसको आगे क्या कर सके? इम्प्लीमेंट करना ही आपको, वो जो इंटरप्रिटेशन था उसी के हिसाब से आया है आपका इम्प्लीमेंटेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन सा? लोअर लेवल। ठीक है, तो वो जो भी कारनामे करेंगे उसके लिए उसका ऊपर वाला रिस्पॉन्सिबल है, यानी मिडिल वाला रिस्पॉन्सिबल होगा। ना सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये आपके आ गए हम एकदम लोअर लेवल। लोअर लेवल में अब आते हैं, इनको करना क्या है? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और द ग्रीवियंसेस ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि एकदम ग्राउंड लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनकी भी तो कोई प्रॉब्लम लेने वाला होना चाहिए। तो ये सुपरवाइजरी लेवल जो है उनकी प्रॉब्लम्स को लेना, एक्चुअली ये वर्कर्स के साथ जो आपकी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है
उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने वाला यही लेवल होता है, कौन सा आपका सुपरवाइजरी लेवल। तो इनके साथ जो भी वर्कर्स को प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी उनके दिक्कतें हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके फीडबैक्स, वो सारे लेने वाला यही लेवल होता है। Maintaining good working condition, developing healthy relation between the superior and the subordinate, looking to the safety of the workers, helping the middle level in recruiting, selecting, जितने लोग चाहिए ये ही ऊपर बताएंगे तो मिडिल लेवल उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करेगा। हमने टॉप लेवल ने बता दिया कितना प्रोडक्शन हमें चाहिए, उसने उतना मिडिल लेवल को बता दिया। अब मिडिल लेवल ने ये चीज आपको कहाँ बता दी, लोअर लेवल में, कि इतना प्रोडक्शन आउटले हमें चाहिए। अब उसके हिसाब से वो रिक्वेजिशन डालेगा, उसके हिसाब से उसे रिक्वायरमेंट बताएगा कि हमें कितने एम्प्लॉइज चाहिए, कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, तो उस हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट परचेजिंग कर लेगा। हर एक चीज उसके हिसाब से मैनेज की जाएगी। तो ये आपको एक्चुअली बताते हैं कितना क्या क्या चाहिए। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, ताकि वो स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स पे ना जाए। Communicating with the workers and welcoming their suggestions. The quality and quantity of output depends upon the hard working, discipline and the loyalty of the workers. ठीक है, ये जितना फंक्शन करेंगे, जितना प्रॉपरली हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ इस लेवल पे फंक्शन होगा, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करने वाली है। नाउ कमिंग टू फंक्शंस, ये आपने हर एक चैप्टर में पढ़ोगे, अभी नाम आप लोग को पता है। इट्स मोर देन सफिशिएंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अगर वर्ड से ही हम देखें तो यू हैव टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जब एक साथ सारी एक्टिविटीज को लेके आते हो तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपरली क्या हो रही है, कोऑर्डिनेट हो रही है। तो यू ट्राई टू कोऑर्डिनेट ऑल दोज थिंग्स। क्या यानी ऑल दोज थिंग्स में क्या क्या है, आपके सारे फंक्शंस आ गए जिसके बीच में आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश कर रहे हो, और ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगी। नाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पहला आता है कोऑर्डिनेशन इज द नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब कौन से फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस अगर हमें परफॉर्म करने हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के क्या काम हो पाएगा। प्लानिंग हो गई, उसके हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजिंग यानी लेवल्स हमने नहीं निकाले तो क्या आगे का फंक्शन हो पाएगा। हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, हमने स्टाफिंग नहीं किया उसके हिसाब से, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी। स्टाफ भी हमने रख लिया, उनको प्रॉपरली हमने डायरेक्ट ही नहीं किया, अपने मन में ही रखी सारी बातें। हाँ, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं गए, ना लीडरशिप ही, ना मोटिवेशन था, कुछ भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो क्या आगे फंक्शन हो पाएगा। और जब डायरेक्टिंग ही नहीं हुआ है ढंग से तो कंट्रोलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है फिर। तो यानी हमें सारे अगर फंक्शंस करने हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन मैंडेट चीज है जो हमें रिक्वायर्ड है ही है, ताकि सारे फंक्शंस प्रॉपरली हो पाए। नाउ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो। टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन to integrate all the activities of the organization and lead the efforts to all the individual in one common direction। सारी चीजें जो भी है, हम हमेशा कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन का दिस इज डन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल आसानी से अचीव हो पाए। एक है ना, सबका एफर्ट्स हम क्यूमुलेटिव फॉर्म में ला के वो जाएगा कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की तरफ ही वो सारे एफर्ट्स जाने चाहिए। तो वो सब क्यूमुलेटिव आता कैसे, जब कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। सबने अपने अपने लेवल का एफर्ट कर दिया बट कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल समय पे अचीव हो पाएगा, वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, न्यू ईयर की पार्टी तुम लोग को करनी है, सबको सबके काम दिए गए, कोई केक ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, अब सब अलग अलग रूम्स में रख दिए और फिर बाहर नहीं निकल रहे हो कि जिसको आना इसी रूम में आएगा। क्या पार्टी हो पाएगी। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, किस रूम में होनी है, कहाँ पे होनी है। चलो क्लास यहाँ पे क्या करोगे, रेस्टोरेंट में करनी है तो वहां करो, उसका मुंह बन रहा है। चलो
Coordination is required at the middle level to balance the activities of the department so that these can work as part of one organization only. यानी अगर हम मिडिल लेवल पे देखें तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग हैं, बट अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो क्यूमुलेटिव फॉर्म में लगेगा कि हाँ वो काम कर रहे हैं. जितना फॉर एग्जांपल जितना हमें सेल्स करना है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना होगा. प्रोडक्शन करना है तो उतना ही हमें ना रॉ मटेरियल परचेज करना होगा. परचेज डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कितना हमें ऑर्डर प्लेस करना है. तो ये कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है. Lower level requires coordination to integrate the activities of the workers towards the achievement of the objective. यानी अगर लोअर लेवल की बात करें तो 1,00,000-2,00,000 एम्प्लॉइज हैं हमारे और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब मजे लेके पैसे लेके चले जाएंगे. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, तभी काम हमारा हो पाएगा. ना कमिंग टू कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो आपको समझ में आ ही गया होगा. Characteristics of coordination. Coordination integrates group efforts. एक अकेले से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है. यानी हमने जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको क्या करना है? इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाना है. ठीक है, तभी जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन आउट कर पाएगी. Now, ensures unity of efforts. Coordination always emphasizes of unifying the efforts of different individuals because conflicting efforts may cause damage to the organization. अब हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके बेंच का. आपको कहीं किसी डायरेक्शन में ले जाना है. एक जना इस तरफ से पुश कर रहा है, दूसरा इस तरफ से, कहीं हिल पाएगी? हाँ, लगाओ न्यूटन्स लॉ. ठीक है, तो आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए. आ जाओ साइंस वालों, कॉमर्स में आ जाओ. ensures unity of direction. Coordination ensures all departments work hand in hand and create balance to the entire department. ठीक है, यानी एक साथ हम मिलजुल के काम करें. एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो मैनेजमेंट के सारे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होने वाले हैं. परवेसिव, सारे ही मैनेजमेंट के फंक्शंस जो हैं वो परवेसिव हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी परवेसिव होने वाला है. फिर कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोऑर्डिनेशन. कोई भी ये चीज कह के अपना छोड़ नहीं सकता है. सबके लिए ही रिक्वायर्ड है, जितने भी मैनेजिंग पोजीशन पे हैं सबके ही लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है. यानी अपना ईगो, सेल्फ एस्टीम अलग रख के हमें कोऑर्डिनेट करना ही होगा. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, अपने आप नहीं होता है, करना पड़ता है. ठीक है, कॉपरेशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि अगर लाइक माइंड्स मिलते हैं तो अपने आप कॉपरेशन दिखता है. बट कोऑर्डिनेशन, लाइक माइंड्स हो ना हो, यू हैव टू कोऑर्डिनेट थिंग्स. ठीक है, आपकी एक दूसरे से ना भी बनती हो तो भी अगर कोई टास्क दिया गया है तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट, तभी जाके क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, अचीव हो पाएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ग्रोथ इन साइज. अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ग्रो करेगी. फंक्शनल डिफरेंशिएशन. अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो आप प्रॉपरली डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, देन ऑल्सो आपको पता होगा. फॉर एग्जांपल अगर सेल डिपार्टमेंट की हमने बात करी, सेल डिपार्टमेंट ने इस बार सोच लिया कि हमें इतना टारगेट बेस, हमें इतना सेल करना है, मेरा इतना मार्केट में डिमांड आने वाला है, उसने टारगेट आपको बता दिया. तो वो कोऑर्डिनेशन, अगर उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसने जब तक अगर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताया उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा उतना ही फिर परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा रॉ मटेरियल. तो ये सारी चीजें प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेटेड होगी, तभी जाके आपका काम हो पाएगा. बट ये कोऑर्डिनेशन एक एक डिपार्टमेंट अपने लेवल पे तो कर ही रहा है, अलग अलग है, फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है. और इन क्यूमुलेटिव लेवल पे भी इनको कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्यूमुलेटिव लेवल पे आ जाते हैं और वो चीज परफॉर्म करते हैं. नाउ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन कैसे हुआ,
हम्म, तो हम कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन में जो जिस चीज में स्पेशलाइज है हमने उससे काम करा लिया, फिर हमने कोऑर्डिनेट करके उसको हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फॉर्म में हम ले आए। ठीक, हमने जो जिस चीज में स्पेशलाइज था हमने उससे क्या कर लिया, वो काम करा लिया। तो अगर कोई बंदा स्पेशलाइज है किसी भी चीज में, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसमें उसका एक्सपर्टीज होगा, उसे सॉल्व कर लिया, ये जो भी काम है उसने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फॉर्म में उनको ले आए कोऑर्डिनेशन के थ्रू। नाउ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन refers to bringing together the activities. Now अगर यहाँ पे देखें कॉपरेशन, ये वॉलेंट्री एफर्ट है, स्वेच्छा, हम चाहें तो हम किसी से कॉपरेशन आपके एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है, तो वो स्वेच्छा यानी वॉलेंट्री एफर्ट होती है कि हमें किससे बात करनी है, किसके साथ कॉपरेट करना है, किसके साथ नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन इज द कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एक्शन, चाहो ना चाहो करना होता है। यहाँ पे ये वॉलेंट्री है, चाहो तो ही करना है, ना चाहो तो नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन इज इंटरडिपेंडेंट अपॉन कोऑपरेशन एज इट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। कोऑर्डिनेशन है पर विलिंगनेस नहीं है, तो आपको वो फॉर्मेलिटी में मिलेगा, और फॉर्मेलिटी में मिलेगा तो वो आधा अधूरा मिलेगा। बट अगर कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑपरेशन भी आ गया है तो आपको पूरा पूरा मिलेगा और काम बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा। Now, cooperation is also dependent upon the coordination as it is meaningless without it. ठीक है, तुम बहुत ज्यादा कॉपरेट कर रहे हो पर कोऑर्डिनेशन एकदम नहीं है, फ्रेंड्स में ही कर लो, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो पर कॉपरेशन, अरे कॉपरेशन है आपका, कोऑर्डिनेशन एकदम भी नहीं है, तो क्या कोई भी काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी आपको करना ही पड़ेगा। नाउ कोऑर्डिनेशन इज अचीव थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। यहाँ पे खाली इनफॉर्मल रिलेशन होता है, फॉर्मल रिलेशन नहीं होता है। स्कोप, इट इंक्लूड्स कॉपरेशन एंड हेंस इट्स वाइडर इन स्कोप। यहाँ पे ये बेचारा नैरोअर इन स्कोप है। क्यों नैरो है भाई साहब, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल है, खाली इनफॉर्मल में चलेगा, फॉर्मल में नहीं चलता है। नाउ रिक्वायरमेंट्स, तो अगर हम कहें तो कोऑर्डिनेशन सबसे मैंडेट चीज है जो पुट टुगेदर करती है, आपके जितनी भी एफर्ट्स है उसको एक साथ लाती है। यहाँ पे कॉपरेशन इज वॉलेंट्री इन नेचर, यानी स्व इच्छा वाला है, चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फ्रॉम माय साइड। टुमारो आई डिस्कस द केस स्टडीज।